हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट कर रहे हैं और डेली आपको सुबह 8 बजे मॉर्निंग में 8 AM पे आपको लाइव मिलेगा डेली। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा सेशन बिल्कुल देखिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए 100% जो है बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर पहले हम रीजनिंग सेक्शन देखेंगे, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और उसके बाद लास्ट में क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। इस तरह से हम लोग पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करते चलेंगे, सभी मॉडल सभी प्रैक्टिस सेट्स के अंदर। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा ग्रुप्स हैं आपके लिए, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उनको आप जा करके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो हालांकि मैं आपको सभी दो दो मेथड जो जितने भी उसमें टाइप की चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल, मैं आपको बताते चलूँगा। पहला चीज़ तो ये होता है कि इसका आप इसके साथ रिलेशन देखिए और सिमिलरली इसका जो है ऑप्शन में किसके साथ रिलेशन सेम रिलेशन मिलता है, आपका वही करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि इसका आप इसके साथ रिलेशन देखिए और सिमिलरली वही रिलेशन इसका जो है इसके साथ होगा, यानी ऑप्शन में से कोई एक आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको ACEG इसका आपको इसके साथ रिलेशन मिलेगा +1 के साथ में। ए में ऐड करेंगे +1 तो B मिलेगा, C में +1 करेंगे तो D मिलेगा, E में +1 करेंगे तो F मिलेगा, G में +1 करेंगे तो H मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ से इसको कर लीजिए, S में करेंगे +1 तो T मिलेगा, U में करेंगे तो V मिलेगा, W में करेंगे तो X मिलेगा, Y में करेंगे तो Z मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप सभी ने देखा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो आप, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एक तरफ आपको दिया है 6, 11 और इसके बाद दूसरी तरफ दिया है आपको 11 और वहाँ पे क्या आएगा। आप देखो कभी भी ना आप ऐसे मत ऐड करके देखना कि 6 5 11 किया, 11 5 16, ऐसे आप मत करना, ऐसे कभी रिलेशन पूछता नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें आपकी छुपी रहेंगी जो एरिथमेटिकल हो सकती हैं, एनालिटिकल हो सकती हैं। जैसे देखो आप ध्यान से यहाँ पे अगर 6 × 2 करो तो कितना मिलेगा आपको, 12 मिलेगा, यानी 6 का डबल। और इसमें से -1 कर दीजिए तो यहाँ पर 11 मिल जाएगा। हो सकता है यहीं पे 6 का स्क्वायर करके रिलेशन दिया हो, क्यूब करके, स्क्वायर रूट करके, ट्रिपल करके, उसका 4 टाइम्स करके, कुछ और माइनस करके, तो ये आपको पता करना होता है। तो आपने यहाँ पर पता कर लिया कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई करना है 2 से और -1 करना है, तो ये हो जाएगा 22, -1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 21। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो यहाँ पे 21 ऑप्शन में होना चाहिए था, बट यहाँ पे 21 ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं है कि यहाँ पे आप पहले -1 करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम आप -2 कर देंगे, ऐसा कोई। या तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो चीज़ मिला था आपको यहाँ पे 6 का डबल करने पे मिला था, फिर इसका आप डबल कर रहे हैं ना, 11 का डबल कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स आप डबल कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप 2 माइनस करेंगे। जब 2 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे 20 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। अब देखो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, डे बाय डे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टिपिकल पूछे जाने लगे हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन या कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको तैयारी भी उसी स्तर से उसी लेवल से करनी पड़ेगी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए जो फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आपके लिए मैंने डेली शाम को 8 PM, शाम को 8 बजे या रात को 8 बजे कह लीजिए आप, आपके लिए डेली जो है लाइव सेशन रहेगा। और जो लोग हिंदी मीडियम या हिंदी लैंग्वेज समझ सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज देखना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, तो आपके लिए डेली सुबह 8 बजे रहेगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो 12 में सूअर को रखा जाता है और शाला में गाय को रखा जाता है, गौशाला भी बोलते भी हम लोग हैं। सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। गश्त सुरक्षा के लिए की जाती है और बीमा ये किसके लिए होता है, जोखिम से बचने के लिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करने होंगे। तो चौथे का चौथा वाला, फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ देखो आप, दिए गए ऑप्शन में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसका इसके साथ रिलेशन आपको यहाँ पे गिवन है,
सभी में +4 आप ऐड करते चले जाओ। ए +4 करोगे तो ई मिलेगा, डी में प्लस, जब भी आप +4 करो तो जैसे आप ए से +4 किए तो ए को आप काउंट नहीं करोगे, बी सी डी ई, बी से स्टार्ट करोगे और 4 ऐड करना है, मतलब 4 आगे आप जाओगे तो बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। इसी तरह से डी में +4 करेंगे तो एच मिलेगा, बी में +4 करेंगे तो एफ मिलेगा, सी में +4 करेंगे तो जी मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे वही सेम ऑपरेशन यहाँ पे कर लो। आप आई में +4 करेंगे तो जे के एल एम, एल में +4 कर लो आप, एम एन ओ पी, फिर जे में आप +4 कर लो, के एल एम एन, फिर आप के में +4 कर लो तो के के बाद एल आता है, एम एन ओ, एम पी एन ओ। यहाँ पे आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, दिए गए ऑप्शन में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। आप ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है और ये आपका 13 का स्क्वायर है। यहाँ पर ये आपका 10 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 11 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। देखो बेसिकली यहाँ पे सभी जितने भी नंबर सभी जो है किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर वाला ही फंडा देख लिया। आप कहेंगे कैसे आपने डायरेक्टली आपने यही स्टार्ट किया, तो ऐसे मैंने सोचा। फिर यहाँ पे देखो 8 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको बिल्कुल देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, 5 के बाद 6 क्रमागत नंबर है, 12 के बाद 13 का स्क्वायर है, 10 के बाद 11 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 के बाद 4 या फिर 8 के पहले 7 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका रिमेनिंग 3 ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट है और इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वन। नेक्स्ट देखो आप लोग, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ताप, प्रकाश, बल्ब, विद्युत। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बल्ब जो है आपका एक पदार्थ हो गया, मैटर हो गया, मटेरियल हो गया। ताप एक घटना है, फिनोमेना है। प्रकाश ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत ये सभी एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की घटना, फिनोमेना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ये अलग है उन तीनों से, उसका बल्कि एक एप्लीकेशन है, उनका एक अनुप्रयोग है। फिर देखो, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। लहर, प्रवाह, तूफान, ज्वार भाटा। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए तो जो ज्वार भाटा आपका है समुद्री सतह पे इस तरह से ये होता है, और अगर हम इन तीनों को देखिए ध्यान से, लहर, प्रवाह, तूफान, ये तीनों जो है वायु के अलावा जल में भी इनकी उत्पत्ति हो सकती है। देखिए उत्पत्ति के स्थान पे, उनके अनुप्रयोग के स्थान पे, उनके फंक्शन के आधार पे, उनके प्रकार, टाइप, उनके स्ट्रक्चर, ये सभी आपको बेसिस बनाना पड़ेगा, जिसके आप बेसिस पे ये बता पाओगे कौन सा किससे डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट देखो आप, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7 और 9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आप वर्तमान में जो है उनकी आयु का अनुपात, या आप ऐसे ले लीजिए जो आपको डेटा गिवन है पहले, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 7 और 9 है, तो उसे आप ऐसे ले लीजिए 7A 9A। रेशियो हमेशा सेम फैक्टर में लिया जाता है, ऐसा नहीं कि 7A 9B, ऐसा नहीं लेंगे आप, ताकि वापस देखो आप इसको कट करके आपको वापस से 7:9 मिल जाएगा। तो ये 7A और 9A हो गया। ठीक है, 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान से 5 वर्ष पहले। फिर देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष पहले का ये डेटा है, सॉरी, अब 10 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष जो पहले वाला, पहले तो आप 5 वर्ष वो ऐड करेंगे ताकि वर्तमान में आप आए, फिर 10 वर्ष आपको और आगे जाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 7A करेंगे, इसमें आप 15 ऐड करेंगे, 10 नहीं 15 ऐड करेंगे, क्योंकि ये देखिए जो डेटा आपको दिया हुआ है ना, ये रेशियो 7A 9A आपने जो यहाँ से इसको मान लिया है, ये 5 वर्ष पहले का है वर्तमान से, और वर्तमान से 10 वर्ष बाद का फिर आपको ये नया रेशियो दिया हुआ है। तो 5 वर्ष पहले का प्लस 10 वर्ष आगे का 15 आपको ऐड करना पड़ेगा, और इसके अपॉन कर दीजिए आप 9A प्लस 15। अब जो ये नया रेशियो आपका है 5:6 मिल गया यहाँ पे। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने इसे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है, सॉरी a की जो वैल्यू है, ये हमें मिलता है 5। ठीक है, a हमें यहाँ से मिल गया 5, तो
ए का मतलब क्या हो गया, ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर लिया था 5 वर्ष पहले की आयु, फिर कितनी हो जाएगी, आप 7 × ए कर दीजिए, मतलब 35 हो गया पी के लिए, और क्यू के लिए कितना हो जाएगा, 9×5 = 45। लेकिन आपसे पूछा है वर्तमान में, वर्तमान मतलब 5 वर्ष आपको और आगे जाना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 40 और ये आपका हो जाएगा 50। दोनों में रेशियो कितना होगा, ये 0 0 आप कैंसिल आउट कर लो आप डायरेक्टली, तो 4:5 मिल जाएगा आपको। ये देखो आप यहाँ से 4:5 मिल जाएगा, और यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, और हम लोग 10-10 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे सभी सेक्शन से। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो आई समय का मन है, आपको अल्फ़ाबेट से बिल्कुल ऑर्डर में सीक्वेंस में चलना होता है। फिर आई के बाद सब जगह देखो एन भी है, तो आप यहाँ तक छोड़ दो, जहाँ से डिफरेंट वहाँ से हम देखेंगे। फिर यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हो गया। फिर यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए, तो ये आपका सबसे पहले आएगा, चूँकि अल्फ़ाबेट में ए सबसे पहले होता है। फिर ए के बाद आपका ई आता है, तो ई ये दोनों है, इन दोनों में आप कंपेयर कर लीजिए, तो ई यहाँ तक सेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, तो ये आपका पहले होगा, उसके बाद आपका ये आएगा, और फिर उसके बाद आप कंपेयर करेंगे इन दोनों में 2 और 4 में, तो यहाँ पे देखो आई, यहाँ पे ओ, तो ये पहले ये बाद में आएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सीक्वेंस मिल जाएगा 4 1 5 3 2। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कोई भी अगर आपको डाउट लगे आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की तरफ। निम्न में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। यहाँ पर देखिए बाजार की बात की जा रही है। एक होता है एकाधिकार, मोनोपोली बोलते हैं उसको, यानी जहाँ पर विक्रेता ही सब कुछ होता है, यानी जहाँ पर विक्रेता एक हो, खरीदने वाले बहुत सारे हों। अल्पाधिकार इसको बोलते हैं ओलिगोपाली, यानी जहाँ पर 2 से अधिक विक्रेता होते हैं, फिर भी विक्रेता का ही प्रभाव होता है उस बाज़ार में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी के लिए बहुत सारे विक्रेता हो सकते हैं, लेकिन इस उद्योग के लिए विक्रेता कम होते हैं। आप देख लीजिए कितने विक्रेता हैं, आप अगर मार्केट में देखेंगे तो 4 से 8 कंपनी आपको गिनी चुनी देखने को मिलती हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको डाउट हो आप थोड़ा सा रिपीट करके एक बार फिर से उसको आप देख लेना उतना पार्ट, ठीक है। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप वीडियो को फिर से देख लेना जो जहाँ भी आपको डाउट लगे। पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन का मतलब हो गया जहाँ पर बड़ी संख्या में बेचने वाले हों, बड़ी संख्या में खरीदने वाले हों, समान मूल्य हो, समान वस्तुएं हों। यानी ऐसा नहीं कोई अच्छा सामान बेच रहा, कोई वही सामान कोई ख़राब बेच रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान आइडेंटिकल होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, उनके मूल्य एक समान होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता या फिर शुद्ध प्रतिस्पर्धा। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको बिल्कुल सूटेबल ऑप्शन ये लग रहा है, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखो आप, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड या फिर कह लीजिए आप शेयर मार्केट के लिए विनियामक रेगुलेटर की भांति कार्य करती है, सेबी, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। सेबी जो है इसकी जो स्थापना की गई थी 1996 में, 1966 में, सॉरी 1996 में, 1996, ठीक है। तो पूंजी बाजार में ये जो है एक तरह से नियामक की तरह कार्य करता है, रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट देखो आप, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि वर्तमान में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है भारत का। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में, और इसका नाम हो गया था फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दे लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप ऐसे कह लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप का, भारतीय देखिए भारत हो गया प्रायद्वीप, इसमें और भी जो अगल बगल के कुछ देश हैं उनको मिला करके भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट देखो आप, निम्न में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका यानी पार्लियामेंट, विधानसभा, ये क्या करते हैं, कानून बनाना हो गया, बजट पारित करना हो गया, कार्यपालिका पर नियंत्रण हो गया। बजट बनाना ये कार्य वो नहीं करते, बल्कि ये कार्य जो होता है वित्त मंत्रालय करता है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला 40 का 40 का, ये जो है व्यवस्थापिका यानी विधायिका कह लीजिए, व्यवस्थापिका कह लीजिए,
असेंबली कह लीजिए, पार्लियामेंट कह लीजिए, विधानसभा कह लीजिए, ठीक है, सभी एक ही बात है। आगे देखो आप, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? सोशल एग्रीमेंट या सोशल एग्रीमेंट ऐसे आप समझ सकते हो इसको। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों ही लोग इससे संबंधित हैं। सामाजिक समझौता या फिर सामाजिक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है, उसका सीधा सा मतलब होता है कि व्यक्तियों के नैतिक, राजनीतिक जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो उनके कर्तव्य हैं उस समाज के लिए, जिस समाज में रहते हैं, गठन के लिए वे रहते हैं, वहाँ पे अनुबंध रहता है। यानी हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति हमारी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेहिता होती है। और इससे जो संबंधित हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, ये सभी लोग इससे संबंधित हैं। आगे देखो आप, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन यही हम देखेंगे भाई। यहाँ पर आप लोग कमेंट करके जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करते चले आ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था आपको, मैं यहाँ पे एक बार बोल दे रहा हूँ कि सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, वन रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो हर क्वेश्चन के लिए। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। अगर आप केवल सोल्यूशन देखते जाओगे कोई मतलब नहीं होगा। आप पहले खुद से करो, वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप चेक करो कितने क्वेश्चंस आपने फाइनली एट द एंड आपने सही किए, करेक्ट की, कितनी आपकी तैयारी चल रही है। रेगुलर आपको मैं यहाँ पे लाइव वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपकी एग्ज़ाम तक। तो कुछ संवैधानिक संशोधन जैसे आपका 73वां, 74वां जो पंचायती राज वाला है, फिर नगर पालिका वाला है, नगर प्रशासन के लिए है, 42वां हो गया, 44वां हो गया, 61वां हो गया। तो ये बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 86वां हो गया, ठीक है। तो दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी संवैधानिक संशोधन 69वां 69 के द्वारा। 368 जो अनुच्छेद है संविधान में, इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। और जो उसमें प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है संविधान, जो हमारा संविधान है, पार्लियामेंट हमारा, उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है उसे संपन्न करता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा संविधान संशोधन की शक्ति। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी, बिल्कुल सही। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये गुजरात में आपका है, ये आपका जो है राजस्थान में है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जुते हुए हल्के साक्ष्य। आलमगीरपुर हड़प्पा जो सभ्यता, सैंधव सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका सबसे पूर्वी हिस्सा है आलमगीरपुर। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ये राजस्थान में, ये गुजरात में, और ये आपका हरियाणा में है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, 10वां क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का। इसके बाद फिर हम लोग क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड करेंगे। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार यहाँ पे होना चाहिए था, चार मीनार नहीं, चोर मीनार। चार मीनार तो आपका हैदराबाद में है। चोर मीनार यानी जो चोरों के लिए, थिप्स के लिए मीनार, किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। 13वीं शताब्दी में 1310 से लेकर के इनका शासन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे जो चोर होते थे उनको यहाँ पे उनको सज़ा मिलती थी, उसके लिए फेमस है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, रूट 247 प्लस रूट के अंदर जो 247 प्लस फिर अगेन रूट के अंदर 81 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले आप ये देख लो। 81 आपका 9 का स्क्वायर होता है, मतलब रूट 81 कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 247 प्लस 9, इनको आप ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए 256 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो आप, 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले 288 के लिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं सबसे छोटी, उस वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से। कभी भी भाज्य से डिवाइड नहीं करते हैं, हमेशा हम अभाज्य गुणनखंड अभाज्य से डिवाइड करते हैं। 2 से करिए तो हो जाएगा 144, फिर 2 से करिए, फिर 2 से करिए, फिर 2 से करिए, फिर 2 से करिए, फिर 3 से होगा, फिर 3 से होगा, फाइनली 1। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है ना, जो भी रिपीटेटिव नंबर से कितनी बार आ रहे हैं उसमें आप वो ध्यान से देख लो। 2 यहाँ पे 5 बार है तो आप क्या करो, 2 की घाते 5 लिख लो ऐसे, 2 रेज़ टू पावर 5।
और 3 2 बार तो 3 रेज टू पावर 2 लिख लो। तो आपको पूछा है टोटल कितने गुणनखंड होंगे, धनात्मक गुणनखंड ही होते हैं, ऋणात्मक नहीं लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे सम और या विषम की बात करता या फिर भाज्य और अभाज्य की बात करता तो वहाँ पे फिर हमें टोटल गुणनखंड निकाल के फिर वहाँ से काउंट करना होता है। तो आप क्या करोगे, जो घात होती है ना सीधे सीधे इसी घात में आप एक एक ऐड कर दीजिए ऐसे, और इसका आप ईच अदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये 5 1 6 हो गया और ये आपका 3 हो गया, 6 3 18। तो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 18। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखो आप 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 तथा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1 में महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हम लोग कॉमन देखते हैं, जो दोनों में इंक्लूडेड होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। तो 2 घाते 3 ये दोनों में इंक्लूडेड है, उससे ऊपर जाएंगे 2 घाते 4 तो हमें यहाँ तो मिलेगा लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, 2 घाते 3 तक मिलेगा। यहाँ पे 7 घाते तो यहाँ पे 3 घाते 1 है, 3 में कोई कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका यही हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, जो दोनों में कॉमन हो या फिर जितने भी संख्याओं का आप मान से निकालेंगे उसमें कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। आगे देखो आप 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। कितना होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे आप 2 2 का ऐसे पेयर बना लो आप। तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 11 a माइनस बी और 12 प्लस 11, फिर ये प्लस साइन आपका यहाँ पे आ गया। फिर 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, तो मतलब 14 माइनस 13 हो गया और 14 प्लस 13 हो गया। फिर प्लस इसको ले लो आप 18 माइनस 17, 18 प्लस 17, फिर प्लस 20 माइनस 19 और 20 प्लस 19। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ मिलेगा इस तरह से 23। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 14 में से 13 27 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा ये 8 7 15 35। एक छूट गया ना, कौन सा छूट गया, कोई तो एक छूटा यहाँ पे ना, ये वाला छूट गया, यहाँ पे लिखना छूट गया। तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 15 ऐड करेंगे 30 बनाएगा। और ये लास्ट वाला देख लो आप, ये कितना हो जाएगा प्लस करने पे 39। अब आप इन सभी को ऐड कर लो आप, ये आपका ऐड करने पे आएगा कुछ 155। फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सही इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखो आप 433 434 प्लस 435 प्लस 436 और ये प्लस 437 के योग में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या पड़ेगा, क्या बचेगा। पहला तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, तो बिल्कुल ईजी, आप सभी को ऐड करके 6 से भाग दे के भी आप शेषफल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3। दूसरा मेथड क्या है कि आप 6 से पहले इसमें डिवाइड कर लो, जितना शेषफल आए फिर इसमें डिवाइड कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो। हर जगह का जो शेषफल आता है ना उसको आप यहाँ पे लिखते जाओ, फिर उसको आप ऐड कर लो, फिर जितना मिलता है ना उसमें आप 6 से डिवाइड कर दो और वहाँ से आप शेषफल देख लो। इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम ऐसे ही देखते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि संख्या 15 की अपवर्त्य हो। अपवर्त्य मतलब क्या होता है, गुणज, 15 उसमें शामिल होना चाहिए। अगर आप 100 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ देखो 15 का अगर आप करेंगे फैक्टर तो आपका मिलेगा 5 इंटू 3, मतलब 5 चाहिए, 3 चाहिए हमें 15 पाने के लिए। तो 5 तो आपका यहाँ पे है 100 के अंदर, लेकिन 3 नहीं है, तो एटलीस्ट यहाँ पे एक 3 होना चाहिए। अब ये जो संख्या होगी इसमें 15 आपका शामिल होगा, या कह सकते हैं 15 से ये संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से। अपवर्त्य का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा 2 का अपवर्त्य लिखिए तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे 1 2, फिर 2 गुणे 2 4, फिर 2 3 6, यानी आप सीधे सीधे उसका पहाड़ा टेबल पढ़ दीजिए, वो होता है अपवर्त्य, कटना चाहिए उस चीज़ से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 में, तो ये 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th 3rd 1 3 हो जाएगा।
फिर देखो आगे, प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके गोल्डी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। कार्य को 18 दिन में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। एक फार्मूला देख लो आप लोग, एम मतलब आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, कितने घंटे कार्य करता है, यहाँ पे कार्य की मात्रा, कितना कार्य करता है, तो यहाँ पे 1 1 कर लो आप। सिमिलरली यहाँ पे M2 D2 T2 अपॉन W2। आपको जो क्वेश्चन में दिया हो उसको लेकर के बाकी छोड़ दो आप। क्वेश्चन में आपको दिनों की संख्या और घंटों की संख्या दिया हुआ है, मतलब आपको दिया हुआ है D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2, बाकी आप छोड़ दो। तो D1 कितना है, D1 यहाँ पे है 24 मल्टीप्लाइड बाई T1 कितना है 15 घंटे प्रतिदिन करता है कार्य हो। D2 आपका 18 दिन है और आपको निकालना है T2। तो T2 कितना हो जाएगा, यानी 18 दिन में काम खत्म करने के लिए उसे कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से T2 हमारा कुछ आ जाएगा सॉल्व करने पर 20 घंटे प्रतिदिन। 6 3 18, 6 6 को 24, फिर 3 बचे 5 को 20। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।